जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी सीरीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ की जो कहानी थी वो हमने शुरू कर दी थी एंड उसी के तहत हमने देखा था लेवल 1। आई होप आप सब लोगों को याद आ रहा है पिछला वीडियो लेक्चर। नहीं आ रहा है, अगर आपको गजनी बनने की बीमारी लग चुकी है तो प्लीज़ चीज़ें आप रिवाइज़ करो टाइम टू टाइम। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से कंटिन्यू होगा, दैट इज़ हम करेंगे आज लेवल 2 एंड जैसे ही लेवल 2 ख़त्म होता है ये वाला हिस्सा हमारा ख़त्म हो जाएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ का। जो बचेगा पोर्शन वो बचता है एविडेंस वाला। एविडेंसेस वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। वीडियो लेक्चर करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट। वीडियो लेक्चर शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहली तो आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आप सभी लोगों ने अपने अपने सिबलिंग्स के साथ एंजॉय किया होगा ये फेस्टिवल। अगर आपका ये एन्जॉयमेंट ख़त्म हो गया हो, सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया हो, तो आप प्लीज़, मेरी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाओ। ड्यूटी कौन सी? पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए। हाँ, सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी दिया था, ये वीडियो लेक्चर में भी दे रहा हूँ, दैट इज़ मैं इन महाशय की तरह, ना तो कोई और साइंटिस्ट इन महाशय की तरह बड़े डब्ल्यू के नीचे खोद के देखने नहीं गया था कि मेंटल के नीचे क्या आता है, क्रस्ट के नीचे क्या आता है, एग्जैक्टली कितनी डेप्थ पे क्या हमें देखने को मिलता है, किसी को नहीं पता है। जो ये थियरीज़ है वो वाइडली एक्सेप्टेड थियरीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम एविडेंसेस वाला हिस्सा डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये जो हम थियरीज जो पढ़ते हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड इसीलिए है क्योंकि वो इनडायरेक्ट जो एविडेंसेस है वो उसके द्वारा प्रूव की गई है वो थियरी बेसिकली। तो हो सकता है कि कल उठ के कोई एक नई और थियरी आ जाए जो ये थियरी को गलत साबित कर दे, हो सकता है, गॉड नोज़। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम हम लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेवल 2 किसका? इंटीरियर ऑफ अर्थ का। ठीक है, लेवल देखो सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसी के जो अंत तक टिका रहेगा। तो मैं आप सभी से आशा रखता हूँ आप सभी से कि अंत तक आप टिके रहोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे लेवल 1 की तरफ। लेवल 1 की तरफ इसीलिए बढ़ते हैं ताकि क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे गजनी बनने की बीमारी लगी हुई है, तो उन लोगों को हमें टाइम टू टाइम रिवाइज़ कराना होगा। फटाफट कर लेते हैं हम रिवाइज़। हाँ, अगर आपका लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, आपको कम्प्लीटली याद है, तो आप स्किप कर सकते हो डायरेक्टली लेवल 2 की तरफ। ये उन शख्सियत के लिए है जिन्हें गजनी बनने की आदत लगी है। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं लेवल 1 रिवाइज। तो लेवल 1 में हमने पढ़ा था कि अर्थ के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अपर मोस्ट लेयर हमने देखा था क्रस्ट, फिर हमने देखा था मेंटल, फिर हमने देखा था कोर। क्रस्ट भी जो हमने जो देखा था वो भी फर्दर डिवाइडेड है 2 हिस्सों में। दिस इज ओशियनिक क्रस्ट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर फर्दर हमने देख लिया था कि जो हम 3 हिस्से करते हैं अर्थ के टू स्टडी, तो वो कुछ चेंजेस आ रहे होंगे अर्थ में, इंटीरियर में। तो हमने देखा था मिनरल कंपोजिशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में।
तो पहला जो हिस्सा है क्रस्ट का, उसमें हमें जनरली देखने को मिलता है Cl, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। बट ये तो बात हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। जनरली जो हमें देखने को मिलता है मिनरल कंपोजिशन वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का Cl। बट एक्सेप्शन है ओशनिक क्रस्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ सीमा हाइदर, नॉट सीमा हाइदर, Cl एंड मैग्नीशियम। फिर हमने देखा था मेंटल का मिनरल कंपोजिशन भी हमने देख लिया था, दैट इज़ सीमा। एंड फिर कोर का हमने देख लिया था, नाइफ लेयर, Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। आप आई होप आप सबको याद होगा ये। अब Fe को आयरन क्यों कहते हैं, इतनी पंचायत हमें करनी नहीं है, बस जनरली याद रख लो Fe इज इक्वल टू आयरन। अभी क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर इतनी पंचायत करनी है आपको, PhD करनी है, तो मैं मना नहीं करूँगा। आप 11th या 12th स्टैंडर्ड की NCERT उठा लो साइंस स्ट्रीम की, एंड स्पेसिफिकली उसमें भी केमिस्ट्री की किताब उठा लो एंड पीरियोडिक टेबल रटना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर में अभी कंटिन्यू करते हैं। ये हमने कुछ देख लिया था, फिर हमने देखा था कौन सी डेप्थ पे क्या लोकेटेड है, वो हमने देख लिया था। तो अगर हम क्रस्ट की बात करें तो हमें क्रस्ट देखने को मिलता है फ्रॉम 0 to 35 किलोमीटर्स। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ है। अब ये मत जगड़ने बैठ जाना कि नहीं मेरी किताब में 34 लिखा है, नहीं मेरी किताब में 35 लिखा है, नहीं सर मेरे में तो 30 लिखा है। वेरी करती रहती है ये सब चीज़ें, कोई हमारे पास स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि नहीं एग्जैक्टली यहीं तक है, वेरी करती है। और वैसे भी ये अर्थ है, चीज़ें ऊपर नीचे होगी। फिर आते हैं हम मेंटल की तरफ। तो मेंटल हमें देखने को मिलता है फ्रॉम 35 to 2900 किलोमीटर्स। ये एक बात याद रखना, ये सब किलोमीटर्स में है वैल्यू। फिर आता है कोर का हिस्सा, तो फ्रॉम 2900 किलोमीटर्स टू 6400 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलता है कोर। फिर हमने ये भी देख लिया था कि वॉल्यूम वाइज कौन कितना बड़ा है क्या है, वो भी देख लिया था हमने। तो सबसे बड़े हिस्से की अगर हम बात करें तो वो है मेंटल, दैट इज कवर्स 84 to 85%। फिर सेकंड नंबर पे हमने देखा था कोर, दैट इज़ वो कवर करता है 14 to 15%। एंड आखिर में आता है क्रस्ट, बेचारा जो हार्डली 1% कवर करता है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आप याद रख सकते हो, जहरीले तथ्य। पूछ सकता है कि कौन कितना परसेंटेज कवर करता है, तो आप ये फैक्ट आप बता सकते हो। ये तो हो गई बात लेवल 1 की। अब बढ़ते हैं हम बड़े ही प्यार से अपने लेवल 2 की तरफ। तो पहले तो आप शांति से आप देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, चीज़ें ऑब्ज़र्व करो थोड़ी देर के लिए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। हाँ, लेवल 1 में और एक चीज़ मेरे को याद आ गई बताना, कि जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं उसकी तो हमने देख लिया कि उसकी जो थिकनेस है वो फ्रॉम 0 to 35 किलोमीटर्स वेरी करती है। बट जब ओशनिक क्रस्ट की हम बात करते हैं तो उसकी थिकनेस है 0 to 5 किलोमीटर्स। ये भी आप याद रख सकते हो फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेवल 2 में आगे। तो लेवल 1 में तो हमने देख लिया था कि अर्थ के 3 हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब ये तो बात हो गई
लेवल टू, हाँ लेवल 1 की, सॉरी। तो मैं उसके मार्किंग भी यहाँ पे कर देता हूँ। थोड़ी देर शांति से आप जस्ट डायग्राम ऑब्ज़र्व करो और आप बताना कि क्या, आप सोचना, मुझे बताना नहीं, आप सोचना कि क्या अलग है लेवल 1 से ये, ठीक है।
आई होप आप सब लोगों ने ये डायग्राम पेशेंटली देखा होगा और आपने नोटिस किया होगा कुछ चेंजेस हमें लेवल 1 के मुकाबले हमें कुछ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो हम बारी बारी सब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रस्ट से। तो क्रस्ट अब जो लेवल 2 जो रहेगा ना, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट अर्थ का कौन सा लेयर सॉलिड है, कौन सा लेयर लिक्विड फॉर्म में है। अगर लिक्विड फॉर्म में है नहीं, चलो कौन सा हिस्सा सॉलिड है, कौन सा सेमी सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। अब सेमी सॉलिड क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। अब क्यों है वो भी तो इम्पोर्टेंट है जानना, क्यों है सॉलिड, क्यों है लिक्विड, क्यों है सेमी सॉलिड, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जो हम क्रस्ट वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हम रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप घर से बाहर निकलते हो और सीधा पानी में गिर जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि घर से बाहर निकलते आप सीधे ही लावा में गिर जाते हो, सीधे ही उबलते हुए लावा में गिरते हो। नहीं, आप जिस ज़मीन पे आप जो चल रहे हो डायरेक्टली आप देख पाते हो कि नहीं चलो ये सॉलिड है। तो ये तो हमने फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें पता लगा लिया कि ये सॉलिड है। बट अर्थ के नीचे तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं फिजिकल स्टेट में, तो वो हम पढ़ेंगे क्यों। तो हम जब नीचे आते हैं अप टू 100 किलोमीटर्स जब हम नीचे आते हैं, तब तक एक आप चीज़ याद रखो, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई है एंड उस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि फॉर एवरी 32 मीटर्स देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप 32 मीटर्स अंदर जाओगे अर्थ के, तो आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अंदर प्लास्टिक वगैरह है कि ऐसे ही थोड़ी सी गर्मी दे दी पिघल गया। चट्टान से बना है पूरा लिथोस्फीयर। लिथ का मतलब ही होता है पत्थर और स्फीयर मतलब एरिया। तो जो पत्थर है, पत्थर ऐसा तो नहीं है कि पिघल जाएगा 2 मिनट में, टाइम लगेगा। तो फॉर 100 किलोमीटर, जब हम 100 किलोमीटर डीप जाते हैं, तब तक हमें कुछ खास जो रॉक होता है उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस हमें खास कोई देखने को मिलते नहीं हैं। बट जैसे ही हम 100 किलोमीटर, या तो कोई बुक में शायद 200 भी लिखा होगा, डोंट वरी, 19-20 इसमें चलता है। तो जैसे ही हम 100 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो क्रॉस करता है, तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब पत्थर पिघलना स्टार्ट होता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पिघलते क्यों है। ऐसा तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका एक छोटा सा रीज़न है रेडियो एक्टिव मिनरल, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब रेडियो एक्टिव मिनरल्स क्या होता है, तो सिंपल लेमन टर्म्स में आपको मैं समझाऊँ तो कुछ ऐसे मिनरल्स हमारे अर्थ के इंटीरियर में है जिसके पास अपने खुद के मॉलिक्यूल्स में खुद की हीट प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अब रेडियो एक्टिव मिनरल्स के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कुछ। आपने शायद ये नाम सुने भी होंगे, थोरियम, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो ये होते हैं रेडियो एक्टिव मिनरल्स और उसी की वजह से हमें हीट जनरेट होती हुई दिखती है। तो उन्हीं की वजह से अब 100 किलोमीटर की जो बाउंड्री हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद हमें जो रॉक है उसके फिज़िकल नेचर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब धीरे धीरे रॉक पिघलना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि चलो एकदम से पिघल जाते हैं, नहीं। जब कोई आप चीज़ को हीट करोगे, लेट्स से ये चीज़ को आप हीट कर रहे हो, अब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए अपने। अगर सॉलिड है तो वो मॉलिक्यूल एकदम टाइटली क्लोज्ड पैक हो गए। फॉर एग्जांपल रॉक, उसके मॉलिक्यूल्स अंदर के एटम्स हो गए जो बेसिकली वो एकदम कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हो गए। ऐसा तो नहीं है कि हीट इसको मैंने हीट दिया तुरंत पिघलना शुरू हो गया, नहीं।
पहले एटम्स अपनी जो एटम के बीच में जो स्पेस होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट पिघल जाएगा और पानी ही बन जाएगा ये पूरा, नहीं, पहले सेमी सॉलिड फॉर्म में आएगा, मतलब अब धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा। तो सेम उसी तरह से हमें आफ्टर 100 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है एक सेमी सॉलिड वाला फॉर्म रॉक का, मतलब ना तो ज़्यादा पिघला हुआ ना तो ज़्यादा कठोर, मतलब आप कह सकते हो जेली लाइक, नॉट एग्जैक्टली जेली लाइक तो हम नहीं कह सकते, बट समझने के लिए आप समझ सकते हो जेली लाइक। तो इसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर का अगर आप मीनिंग ढूंढोगे तो एस्थेनो मतलब वीक रॉक्स वाला रीजन, वीक रॉक वाला रीजन। ऑब्वियसली यहाँ पे रॉक्स अभी पिघलने की स्थिति में है, तो ऑब्वियसली वो वीक हो गए, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको एस्थेनोस्फीयर। अब फिर आप और नीचे जाओगे, अब एस्थेनोस्फीयर का आपने तो देख लिया होगा इलाका फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। फिर 700 किलोमीटर्स के बाद हमें सडनली एक चीज़ चेंज देखने को मिलता है, दैट इज़ वहाँ पे जो रॉक्स है, जो इलाका है वो कंपैरेटिवली सॉलिड है। तो आपके दिमाग में तो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एस्थेनोस्फीयर में तो हमने देखा कि चलो पत्थर अभी पिघलना स्टार्ट हुए, तो ऐसा तो क्या हो गया कि सॉलिड हो गया, यहाँ पे कंपैरेटिवली सॉलिड लिखा है, आपने अगर गौर से देखा होगा कंपैरेटिवली सॉलिड, तो क्या हो गया, कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ये कंपैरेटिवली सॉलिड है, या तो फिर सॉलिड हम क्यों कह रहे हैं। तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, अगर ये कोई एक रॉक है जो लूजली पैक्ड है, इसके एटम लूजली प्लेस है, उसके अंदर लूजली प्लेस्ड है उसके एटम्स बेसिकली। तो अगर मैं हर जगह से प्रेशर लगाता हूँ इसके ऊपर फ्रॉम एवरी डायरेक्शन पॉसिबल, तो आपको नहीं लगता कि इसके एटम्स जो है वो कॉम्पैक्ट होने की ट्राई करेंगे, मतलब एक कठोर अवस्था की और बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बस उसी की, और यहाँ पे देखो ये पूरा अर्थ का प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो हिस्सा है वहाँ पे पूरे अर्थ का ये जो पूरा हिस्सा है उसका प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, रॉक्स का प्रेशर आ रहा है। तो उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ये जो पिघला हुआ जो हिस्सा था एस्थेनोस्फीयर का वो थोड़ा सा स्लाइटली, मैंने ये कह रहा हूँ कि तुरंत ऐसा पूरा सॉलिड हो जाएगा, बट सॉलिड स्टेट की ओर हमें जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे क्या आता है, कोर वाला रीजन आ जाएगा। अब 2900 to 6400 कोर वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है, बट सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, लिक्विड। कोई तो रीज़न होगा कि अचानक यहाँ पे सॉलिड होता हुआ जो हमें दिख रहा था, चीज़ें जो हमें सॉलिड होती हुई दिख रही थी, वो ऐसा तो क्या हो गया कि यहाँ पे आके एक सडनली लिक्विड हो गया। अब उसके पीछे रीज़न है मिनरल कंपोजिशन। तो जो मेंटल वाला जो पोर्शन है पूरा फ्रॉम 35 to 2900, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे है सीमा है इधर, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। एंड कोर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है नाइफ वाला लेयर। तो जब यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी तो हीट दोनों जगह पे है, हीट यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, बट डिफरेंस है मिनरल कंपोजिशन का। जो सीमा वाला जो मिनरल है जिसमें सिलिकॉन प्रेजेंट है, वो क्या करता है, जो सिलिकॉन जिसके साथ यहाँ पे जो मिनरल के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा ना मेंटल में, तो वो क्या करता है, अदर मिनरल्स जो होते हैं उसका जस्ट अ सेकेंड, तो सिलिकॉन बेसिकली क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस भी मटेरियल के साथ वो मिक्स होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट वो बढ़ा देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें जल्दी से मिनरल्स पिघलते हुए नज़र नहीं आते हैं। बट यहाँ पे
हमें सिलिकॉन्स की इतनी मात्रा हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे प्योर हमें आयरन एंड निकल देखने को मिलता है। हो सकता है वो इतना तापमान सहन नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में हो गया, मतलब पिघल गया पूरा मेटल आयरन। फिर हम आगे बढ़ते हैं इनर कोर की तरफ। इनर कोर आपको सरप्राइजिंगली देखने को मिलेगा सॉलिड। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बताया कि वो लिक्विड फॉर्म में है, और ऐसा तो क्या होगा कि सॉलिड फॉर्म में है। तो उसका एक सिंपल रीज़न है, मे बी मैं लगा रहा हूँ इसीलिए कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मे बी पूरे अर्थ का ये जो रॉक्स है, ये सारे, ये सभी चीज़ों का प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। आप सोच सकते हो कितना इमेंस प्रेशर होगा यहाँ पे। ऊपर जो जितने भी रॉक्स हैं उन सब का प्रेशर इनर कोर में लग रहा है। तो मे बी ज़्यादा प्रेशर की वजह से, भले हीट प्रेजेंट है बट हीट को आउट नंबर कर जा रहा है प्रेशर, तो हो सकता है कि प्रेशर की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आता है। आई होप आप सबको याद रह गया है ये और समझ में आ गया। अगर फिर भी यहाँ पे कोई डाउट आपको रह रहा है, क्यों सॉलिड फॉर्म में है पर्टिकुलर एक पोर्शन ऑफ द अर्थ, क्यों लिक्विड फॉर्म में है, क्यों सेमी सॉलिड है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट एंड हो सकेगा उतना मैं ट्राई करूँगा आपके लिए सिंपल शब्दों में समझाना। ये तो टेक्निकलिटी हो गई, समझ ली हमने क्यों, क्या है, कैसा है। अब कुछ फैक्ट्स हम रट लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं ये आपके लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। चलिए कुछ फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लिथोस्फीयर की तरफ से। तो जब आपको लिथोस्फीयर शब्द आपको दिखाई दे कहीं पे, तो आपको याद रखना है लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं। तो लिथोस्फीयर इंक्लूड्स क्रस्ट, मतलब क्रस्ट का पूरा हिस्सा तो है ही उसमें। क्रस्ट मतलब फ्रॉम 0 to 35 किलोमीटर्स, इतना तो है ही क्रस्ट। प्लस क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये जो अपर मेंटल वाला हिस्सा है इतना, ये अपर मेंटल है, उसका सम पार्ट मतलब पूरा नहीं, सम पार्ट, ये दोनों मिला के बनता है लिथोस्फीयर। एंड अगर आपको डेप्थ पूछी जाए तो आप लिख सकते हो 0 to 100, या तो फिर कहीं कहीं किताब में 200 किलोमीटर्स भी देखने को मिल सकता है। कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ में। आई होप आप सब लोग को ये पता चल गया कि लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, लिथोस्फीयर इज़ नॉट सोलली मेड अप ऑफ सियाल, उसमें सियाल भी आ जाएगा, एंड मैंने जैसा कहा मेंटल का हिस्सा भी आ जाएगा उसमें, और मेंटल में है सीमा। तो सियाल प्लस सीमा हमें मिनरल कंपोजिशन लिथोस्फीयर का देखने को मिलता है। हाँ, बट एक बात आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी किताब में कि ये लिथोस्फीयर वाला हिस्सा हमें सॉलिड स्टेट की तरफ देखने को मिलेगा, मतलब सॉलिड होगा वो। फिर आफ्टर 100 किलोमीटर्स हमें रॉक का नेचर चेंज होता हुआ दिखता है, और फिर आता है हिस्सा फ्रॉम 100 to 700 किलोमीटर्स एस्थेनोस्फीयर का। द रीजन ऑफ वीक रॉक्स इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। अब जब हम मेंटल की बात करते हैं तो उसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मेसोस्फीयर।
अब मेसोस्फीयर आप एटमॉस्फेयर में भी पढ़ोगे, उसके साथ मिक्स मत करना। मेसोस्फीयर का सिंपल मतलब होता है, मेसो मतलब मिडल एंड स्फीयर मतलब रीजन। तो बीच का जो हिस्सा होगा कौन सा होगा, मेंटल, तो उसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर। फिर अपर मेंटल की हमने बाउंड्री देख ली, फ्रॉम 100 to 700 किलोमीटर्स, सॉरी 35 to 700 किलोमीटर्स। और उसी में हमने 100 to 700 में हमने देखा एस्थेनोस्फीयर, द रीजन ऑफ वीक रॉक्स। फिर 700 to 2900 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है लोअर मेंटल, दैट इज़ पार्टली कंपेरेटिवली सॉलिड, पार्टली नहीं, कंपेरेटिवली सॉलिड। कंपेरेटिवली मतलब विथ कंपेयर टू एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। फिर हम आते हैं कोर की तरफ। तो कोर की जब हम बात करें, उसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी आउटर कोर की, तो फ्रॉम 2900 टू 5100। कहीं कहीं किताब में शायद 5155 भी लिखा होगा, घबराने की चीज़ नहीं है, चलता है 19-20 जैसा मैं कहता हूँ आपको। तो आउटर कोर हमें देखने को मिलता है लिक्विड इन नेचर। एंड आगे बढ़ते हैं इनर कोर की तरफ, तो फ्रॉम 5100 टू 6400 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलता है इनर कोर, दैट इज़ सॉलिड इन नेचर। हाँ, कोर को और एक नाम से जाना जाता है बेरिस्फीयर। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ बेरिस्फीयर, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में अगर बेरिस्फीयर पूछा जाए तो इट इज़ नथिंग बट कोर। आई होप आप लोगों को इंटीरियर ऑफ अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट छोड़ दो, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट। अब चलो, हमारा लेक्चर अभी अंत की ओर बढ़ रहा है। अब लेक्चर ख़त्म करें उससे पहले आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। आप हो सके तो एज ए समरी आप अपनी नोट में आप लिख सकते हो। तो पहले हमने पढ़ा क्रस्ट। तो क्रस्ट हमने कितना कहाँ से क्या पढ़ा, तो फ्रॉम 0 to 34 किलोमीटर या तो 35 किलोमीटर्स, नो वरीज, आप लिख सकते हो कुछ भी। बट हाँ, ऐसा मत करना कि 100 लिख दिया वहाँ पे, ऐसी मूर्खता भरी चीज़ें मत करना, वरना अगले साल फिर आपको इंडिया की इकोनॉमी में 100 रुपीज़ डोनेट करने पड़ेंगे, नया फॉर्म भरना पड़ेगा ना वापस यूपीएससी का। तो हमने देखा कि 0 to 34 क्रस्ट हमने देखा, 0 to 34 किलोमीटर क्या स्टेट था, सॉलिड। क्रस्ट के भी हमने दो हिस्से देखे थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस हमने देखा था 0 to 35 किलोमीटर्स होती है, वेरेज ओशनिक क्रस्ट की हमने थिकनेस देखी थी, क्या थी, 0 to 5 किलोमीटर्स। अब मिनरल्स क्या थे, सियाल फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सीमा फॉर ओशनिक क्रस्ट। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने कहाँ पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, तो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स। ये भी हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, या तो कहीं कहीं पे शायद 200 भी होगा, डोंट वरी। फिर हाँ, हमने देखा कि हम लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, तो हमने देखा था क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, नॉट पूरा, सम पार्ट। फिर हमने उसका नेचर तो सॉलिड देख लिया। हाँ, अब मिनरल क्या होगा वहाँ पे, सियाल प्लस सीमा, ये दोनों देखने को मिलेगा हमें लिथोस्फीयर में, बिकॉज हमने यहाँ पे अपर मेंटल लिखा है और हमने देखा था मेंटल इज़ मेड अप ऑफ सीमा। तो ये कंफ्यूज मत होना एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था
एस्थेनोस्फीयर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एस्थेनोस्फीयर में हमने, कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम 100 to 700 किलोमीटर्स। इसका नेचर क्या था, सेमी सॉलिड, और एस्थेनोस्फीयर कहाँ कहाँ का हिस्सा है, अपर मेंटल का हिस्सा है, वो भूलना मत। और मिनरल कंपोजिशन हमें क्या देखने को मिलता है, सीमा सिम। फिर हाँ, जब एस्थेनोस्फीयर की हम बात करते हैं तो अपर मेंटल माइनस लिथोस्फीयर, अपर मेंटल में से जब हम लिथोस्फीयर माइनस करते हैं जो बचता है वो होता है एस्थेनोस्फीयर। मतलब देखो, ये हो गया पूरा ऐसा अपर मेंटल। अब अपर मेंटल में से मैं माइनस करूँगा इतना पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, तो इसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, सिंपल। ठीक है। अब फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने, करो याद, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मेसोस्फीयर याद है ना आपको, मेसोस्फीयर हालांकि आपको मुझे नहीं लगता पढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब वही मेंटल वाला हिस्सा। तो एक काम करते हैं हम, चलो पढ़ ही लेते हैं। मेसोस्फीयर का भी आपको मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट नोट, शॉर्ट पॉइंटर्स लिखवा देता हूँ। तो मेसोस्फीयर लोअर मेंटल हमने पढ़ा था, कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम 700 to 2900 किलोमीटर्स। यहाँ का मिनरल कंपोजिशन क्या होगा, सिमिलर, सेम, सीमा, एंड वो हमें देखने को मिलता है कंपैरेटिवली सॉलिड नेचर में हमें देखने को मिलता है। किसके कंपैरिजन में, एस्थेनोस्फीयर के। ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ, अगर मैं आउटर बैरिस्फीयर लिखूँ यहाँ पे तो आप क्या समझोगे, ऑब्वियसली आउटर कोर। तो आउटर कोर कहाँ पे, तो फ्रॉम 2900 to 5100 या तो 5155 किलोमीटर्स, कोई चिंता की बात नहीं है, एक ही है। तो वहाँ का मिनरल कंपोजिशन हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन एंड निकल, NiFe, दैट इज़ नाइफे लेयर। फिर वहाँ का स्टेट हमें क्या देखने को मिलता है, आई एम सॉरी, सॉलिड नहीं, लिक्विड। फिर इनर बैरिस्फीयर, फ्रॉम 5100 किलोमीटर्स टू 6400 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलता है इनर बैरिस्फीयर। एंड सिमिलरली मिनरल कंपोजिशन सेम, नाइफ एंड स्टेट सॉलिड। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि कौन सा पोर्शन सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा सेमी सॉलिड है, एंड क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों है। आई होप आप सब लोग को पता चल गया होगा ये टेक्निकलिटीज़। तो फिर भी अगर डाउट आता है तो मैं वापस से आपको बता दूं कि बिना झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे डायरेक्टली पूछ लेना। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट। तो यहाँ पे हमारा लेवल 2 ख़त्म होता है एंड आई होप आप सब लोगों को ये डायग्राम पता चल गया होगा।
मैं अगर ऐसा हो तो मैं वापस से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। आप अपने नोट्स में आप छाप सकते हो उसे। नीट एंड क्लीन डायग्राम में आपको बना देता हूँ, आप नोट में छाप लो, फटाफट टेप लो, एंड फिर उसके बाद हम वीडियो लेक्चर करेंगे समाप्त। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, जस्ट 2 to 5 मिनट्स का टॉपिक है, वो भी मैं ख़त्म करवा ही देता हूँ। चलो यही वीडियो लेक्चर में फैक्ट्स है कुछ बेसिकली, वो हम देख लेते हैं। OC stands for ओशनिक क्रस्ट एंड CC stands for कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने शायद NCERTs में पढ़ा होगा कि ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वाला टॉपिक आपने शायद देखा होगा कहीं पे, या तो पढ़ा होगा। तो आप वो टेंशन मत लेना, वो आगे में मुझे पता है वो बाकी है, वो मैं आगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक डेवलप होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। तो ये हो गया नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका रेडी। हाँ, उसमें और एक चीज़ बाकी रह रही है, मैं वो फटाफट लिख देता हूँ। सीमा सियाल सॉलिड, लिथोस्फीयर भी सॉलिड रहेगा, सेमी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये लिक्विड रहेगा, दिस विल बी सॉलिड। मिनरल कंपोजिशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरा मेंटल सीमा रहेगा, दिस वन ऑल्सो, सीमा, दिस वन ऑल्सो, एंड दिस वन नाइफ, दिस वन ऑल्सो नाइफ। ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। अब जो छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है वो फटाफट मैं आपको फैक्ट्स लिखवा देता हूँ, रटने की चीज़ है प्योरली। तो आप नोट में हेडिंग बना दो, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। में भी हो सकता है ये प्रीलिम्स में आ सकता है, आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। मतलब अर्थ के अंदर हमें क्या क्या कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो वो हम 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन एज अ होल अर्थ की हम बात करते हैं जब, एंड सेकंड वन हम सिर्फ अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं। तो जब हम
पूरे अर्थ की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर पर सबसे, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वन पे आएगा आयरन, फिर आएगा सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आएगा सिलिकॉन, फोर्थ पे मैग्नीशियम एंड फिफ्थ पे निकल। अब इनके परसेंटेज भी आप याद रख लो, 35%, 30%, 15%, 13% एंड 2.4%। ठीक है, मेरी मानो तो आप पहले 5 तो आप याद कर ही लो, निकल तक, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड निकल। आगे भी है मिनरल्स बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम अगर स्पेसिफिकली अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो हमें वहाँ पे देखता है ऑक्सीजन डोमिनेट करता हुआ। फिर हमें देखने को मिलता है सिलिकॉन, थर्ड पे हमें देखने को मिलता है एल्यूमिनियम, फोर्थ पे आयरन एंड फिफ्थ पे मैग्नीशियम। परसेंटेज याद कर लो अब, 46%, 28%, एल्यूमिनियम फॉर 8%, आयरन फॉर 5% एंड मैग्नीशियम फॉर 4%। ठीक है, अब इतना तो अब याद कर लो, अच्छा रहेगा, आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, और एक फैक्ट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि फॉर एवरी 32 मीटर्स हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, एंड जनरली अगर हम देखें तो 3 डिग्री सेल्सियस अराउंड हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा फॉर एवरी 100 मीटर। अगर हम इसी डेटा को आगे कन्वर्ट करें 100 मीटर में राउंड ऑफ करने के लिए, तो जनरली 2 to 3% हमें देखने को मिलता है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इंटीरियर ऑफ अर्थ कंप्लीट। अगले वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस, मतलब ये जो हम थियरी पढ़ रहे हैं उसका एविडेंसेस भी तो होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीबॉडी।